Hello everyone, today we are going to start chapter 18 body fluids and circulation from the NCERT line to line. We will thoroughly study it. So let us begin and we will just mark the important lines along with. So I'll request you to take out your NCERT. So you have learned that all living cells are provided with the nutrients, oxygen, etc. and the waste material has to be removed. Okay, so coming up to the important lines only, that different group of animals have the evolved methods different for their transport. Like the important thing is जो सिंपल हैं स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स हैं बेसिकली, ठीक है. अब उनके अंदर क्या है कि जो वाटर सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी कैविटीज़ होती है, ठीक है. देन और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर है, जैसे लाइक ब्लड, ठीक है. अब ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली यही होता है हाई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज मार्क टू बी दिस ओनली. Clear? Let's move further. That blood is most commonly used body fluid and lymph another body fluid. Human has two body fluids, that is blood as well as lymph. Blood as well as lymph. Clear? Lymph help in transport of the certain substances. खत्म. Then talking about the blood, it is a special connective tissue. अब कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर है जो 7 चैप्टर उससे लिंक कर लेगा. पूछेगा कि ब्लड किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन ये, फोर्थ दे देगा लिम्फ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लड? सो आंसर विल बी लिम्फ. तो आपको ऐसे ही याद रखना है इसको. अच्छा, प्लाज्मा के बारे में याद करें तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, विस्कस फ्लूइड है या फिर स्ट्रॉ कलर है. इस पे बहुत क्वेश्चन आता है. 55% ऑफ द ब्लड है ये. 92% प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन्स, पानी सॉरी. तो यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बनाएंगे. प्लाज्मा, मैं इसको थोड़ा मतलब पतला कर लूँ. प्लाज्मा कितना होता है, 55% ऑफ द ब्लड. इसके अंदर जो 90 to 92% है वो प्लाज्मा है, मतलब पानी है, वाटर है. और 6 to 8% जो बचा वो प्रोटीन्स हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से तरह के प्रोटीन इसमें है, ठीक है. प्रोटीन्स में हमारे पास फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन्स हैं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने मार्क कर ली, ठीक है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कि कौन सा प्रोटीन का काम क्या है. तो जो हमारा मेन फिब्रिनोजन है, ठीक है, इसका काम क्या है, क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड करवाना. ये जो ग्लोब्यूलिन है इसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी को देखना. और एल्ब्यूमिन्स का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना. क्लियर? जो प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ लाइक मिनरल्स भी हैं. अब ये पांचों का नाम दे देगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. सो आपको ऐसे पता होना चाहिए. प्लाज्मा में इसके अलावा क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं. क्लियर? एंड दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी. वो हमेशा बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में लिखा हो सकता है, या सिलेक्ट द करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में. द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर नॉट ट्रांजिट इन द बॉडी. तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, ऑलवेज, ठीक है. जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं कोगुलेशन के लिए वो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है. इस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में. इस पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक्टिव लिख देगा. और प्लाज्मा जिसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता उसको हम सीरम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, सीरम. क्लियर? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि 45% ऑफ द ब्लड है. तो 55% कौन है बचा हुआ, प्लाज्मा. कौन है, प्लाज्मा. क्लियर?
नॉट टॉकिंग अबाउट द इरीथ्रोसाइट्स, स्पेशली इरीथ्रोसाइट्स क्या होते हैं बेसिकली आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल्स हैं, पहला पॉइंट। हेल्दी मैन में कितने हो सकते हैं? 5, ये आपको जो याद करना है 5 मोस्ट अबंडेंट तो है ही हैं यार, ये लाइन टेढ़ी क्या होती है हमेशा। मोस्ट अबंडेंट के साथ 5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 लाइन्स, और ये भी सी, ठीक है। कि इसको मार्क कर दूँ फिर हाईलाइटर सी में, मोस्ट अबंडेंट और 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने मार्क कर ली। तो इनके पास आरबीसी है जो वो रेड बोन मैरो में पाया जाता है एडल्ट्स के अंदर। आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी इज़ ई न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इस ये जो है ना इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, इसको रिप्रोडक्शन तो करनी नहीं है क्योंकि ये बनते रहते हैं पूरे दिन, ऑलमोस्ट टाइम बॉडी में बनते रहते हैं, तो इनको रिप्रोडक्शन नहीं करनी होती है। सिंस उसको रिप्रोडक्शन नहीं करनी तो वो न्यूक्लियस का करेगा ही क्या? न्यूक्लियस इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो आपको आज बरसों से पता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml, ये भी नहीं पढ़ा हमने, एवरी 100 ml ऑफ दी ब्लड, ठीक है। इसका काम क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस करना, ठीक है। आरबीसी की लाइफ स्पेन है 120 दिन, जिसके बाद वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ल्यूकोसाइट की बात करें तो उसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्लियर? ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये 6000 से 8000 mm³ ऑफ द ब्लड पाए जाते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक हो? ठीक है। तो 6000 to 8000 ये पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स बहुत, इनकी लाइफ काफ़ी छोटी होती है, कुछ वीक्स की होती है, ठीक है। आगे मैं को फ्लोचार्ट बना देती हूँ एक, जो आपके बहुत 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 काम आएगा। WBC यानी कि ल्यूकोसाइट, ये इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये अभी मैं छोटा करूँगी ना, आपको सही दिखेगा। ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखो ये लिखा है यहाँ पे कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवीजन होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं? बेंटन, बेंटन देखा छोटे होते, तो बेन देखना है आपको, ठीक है। बेन याद रखना है। तो इसमें MLA दिखाऊँ कैसे? ध्यान से देखना, ये ML और ये A, MLA है। तो M फॉर मोनोसाइट, L फॉर ल्यूकोसाइट, सॉरी लिम्फोसाइट, देखो दे। B से बेसोफिल, E से इयोसिनोफिल और N से न्यूट्रोफिल। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अलग अलग टाइप्स हैं, बेन, NEB, और लिम्फोसाइट से मोनोसाइट्स हमारे ए ग्रेनुलोसाइट की एग्जाम्पल है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, इसको डायग्राम में लेबल करेंगे। नहीं, बस इतना लिख लो, 60 to 65% है, तो आपको इतना याद ही रहेगा, इतने तो बुद्धू है नहीं यहाँ पे कोई भी, है ना। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 60 to 65%, ठीक है। बेसोफिल्स बहुत बहुत कम, 0.5 से लेकर 1%, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इतना ही आपको आता है वैसे तो। इज़ोनोफिल होते हैं ये 2 से 3%।
लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बेसिकली टोटल लिम्फोसाइट की बात करें 20 से 25%, ठीक है। जो बचा मोनोसाइट होगा आपका, ये होता है 6 से 8%, ठीक है। उसके बाद जो है, जो हमारा न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट हैं, ये फेगोसिटिक होते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। जो इयोनोजिलोफिल है आपका, वो रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, इन्फेक्शन से बचाता है। तो आप देखोगे आपको डायग्राम भी ऐसे याद हो जाएगा। ये देखो, ये हेडफोन लाइक अपीयरेंस इज यूजोनोफिल, ये हो जाएगा याद। ये ओह, ये जो कुछ फ्रेगमेंट्स पड़ी होंगी, दीज आर प्लेटलेट्स। ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर इज बेसोफिल। ये लाइक 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड स्ट्रक्चर इज योर न्यूट्रोफिल। पूरा पूरा अगर कंप्लीटेड भरा हुआ है, लाइक टी लिम्फोस, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स एक साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो ये बात कर रहा था लास्ट इओसिनोफिल की होगी ना। तो मैं जैसे बता रही थी, जो इओसिनोफिल्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस के साथ लिंक्ड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली 1 साल छोड़कर, समझ रहे हो, ठीक है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% बताया था। बी और टी 2 होते हैं, दोनों की इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थ्रोम्बोसाइट, इसकी एक लाइन क्वेश्चन है। थ्रोम्बोसाइट क्या होती हैं? सेल फ्रेगमेंट्स जो कि मेगाकैरियोसाइट्स पे से बनती हैं। मेगाकैरियोसाइट्स वो सेल्स हैं जो बोन मैरो में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में, ठीक है। सीधी लाइन मारते हैं, ठीक है। 1.5 से 3.5 लाख हो सकते हैं। ये कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कम हो जाएं तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड बॉडी से होने के चांसेस रहते हैं। ब्लड ग्रुप, ये आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए किसने दिया था। मेन जो नेम है वो लैंस स्टीनर का है, साथ में एक और साइंटिस्ट भी होता है, पर जो क्वेश्चन है बेसिकली लैंस स्टीनर पे ही आता है ब्लड ग्रुपिंग देने का। 2 तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है हमारे पास, RH और AB ग्रुपिंग, ठीक है। ठीक है, AB ब्लड ग्रुपिंग किस बेसिस पे डिराइव्ड है कि हमारे पास सरफेस पे एंटीजेंस की प्रेजेंस है कि एब्सेंस है, ठीक है। RBC के सरफेस के ऊपर प्लाज्मा, अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ होंगी प्लाज्मा अलग अलग इंडिविजुअल में, जो कि उनके खिलाफ प्रोटीन्स बनाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास 4 तरह की ब्लड ग्रुपिंग है, A, AB, B और O। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान जो ब्लड का डोनर है केयरफुली मैच करना चाहिए रेसिपिएंट के ब्लड के साथ किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले, क्योंकि क्लम्पिंग हो जाती है, RBCs डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो डोनर की कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए कि रेसिपिएंट की, डोनर की कंपैटिबिलिटी विद रेसिपिएंट्स ब्लड। तो हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, A, AB, B और O। अगर A ब्लड एंटीजन प्रेजेंट है आपके RBC पे, तो आपकी जो बॉडी है किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी? B के खिलाफ। अगर B एंटीजन प्रेजेंट है तो A के खिलाफ, AB है तो किसी के खिलाफ भी नहीं बनाएगी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों A और B के खिलाफ बनाएगी, ठीक है। अगर A है तो A और O दोनों को दे सकता है, B और O को दे सकता है, AB किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, O इज सिर्फ O को ही दे सकता है। जो AB है दैट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट और O ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। तो जो O ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए से हम उसको यूनिवर्सल डोनर, और AB को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट
बोलते हैं। RH ग्रुपिंग को देखें तो अनदर एंटीजन है जो कि RH एंटीजन, जो कि रीसस मॉन्की में भी पाया जाता था, ठीक है, उसको भी हमारे RBC ह्यूमंस के RBC में भी देखा गया, ठीक है। 80% ह्यूमंस के अंदर, वैसे तो बेसिकली 90% होना चाहिए, तो 80% ह्यूमंस के अंदर RH पॉजिटिव यानी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव, जिसके अंदर नेगेटिव है एंटीजन RH एंटीजन है तो पॉजिटिव, RH एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव, बात ख़त्म। अगर RH नेगेटिव पर्सन ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, RH नेगेटिव पर्सन ने अगर वो RH पॉजिटिव वाले के ब्लड के एक्सपोजर में आ गया तो उसकी बॉडी कुछ स्पेसिफिक उस एंटीबॉडीज़ बना देगी RH एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। जो RH ग्रुप है उसको ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच करवाना चाहिए। तो ये इस लाइन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा कि RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग का एक केस होता है, यानी कि RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर मिक्स हो जाता है विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द, मतलब RH पॉजिटिव फीटस का और नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर का। तो RH एंटीजन फीटस का एक्सपोज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ठीक है। पर प्लेसेंटा से थोड़ा बहुत हो भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना लेगी। पर जब उसकी डिलीवरी हो जाती है थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाता है, कोई चंगा नहीं, पंगा नहीं है, क्योंकि मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है। पर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज के दौरान RH एंटीबॉडीज़ मदर की जो RH नेगेटिव हैं वो ब्लड के फीटस के ब्लड में अगर चली गई तो उसके RBCs फीटल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो फीटस को अनीमिया और जॉन्डिस की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, anti-RH एंटीबॉडीज़ दे के, ठीक है, मदर को आफ्टर जैसे फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो जाए, क्लियर। तो ये जो बाकी का पार्ट बचा है ऑलमोस्ट हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, विल मीट द नेक्स्ट टाइम।